बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आदिल यूसुफजई मॉस्को से और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आया हूँ सदीक भाई के पास, तो इनसे ज़रा बात करेंगे, इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे शादी की है। तो इनसे ज़रा हम जानेंगे कि किस तरह इसने शादी की है यहाँ पर और इसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या किस तरह किया और क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो मैं आज जो इनसे सवाल करूँगा, इसका बहुत शुक्रिया जो इसने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। तो सदीक आदिल भाई, भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती टाइम दिया। और बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि आदिल भाई से मुलाकात करें, तो आज आप सबके सामने मुलाकात हुई है। फर्स्ट मुलाकात है मेरी और आदिल भाई की। शादी का ये है कि मेरा भाई होता है पाकिस्तान से बाहर, और मैं यहाँ रशिया में होता हूँ, वो जो है वो यूरोप में होता है। तो मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, आज आप मुलाकात करने हैं। 7 महीने से हम सोच रहे थे कि आज मुलाकात करते हैं, और आदिल भाई बिजी होते हैं, कभी किस मुल्क तो कभी किस शहर। स्टूडेंट्स का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए इनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और सिटीज़ में जाना होता है। तो शादी के हवाले से यहाँ तक बात हुई, तो मेरी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी मेरी वाइफ के साथ। मैं कराची का रहने वाला हूँ, और मेरी जो है दोस्ती फेसबुक पे मेरी वाइफ के साथ हुई थी। मेरी वाइफ रशियन है, और दोस्ती होने के बाद 6-7 महीने तक हम बात करते रहे। फिर मेरी वाइफ पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान में हमने शादी की। शादी करने के बाद 2 महीने मेरी वाइफ पाकिस्तान में रही। उसके बाद मेरी वाइफ वापस चली गई रशिया, मॉस्को में। और उसके बाद जो है वो मैंने अप्लाई किया थ्रू इन्विटेशन लेटर, क्योंकि रशिया में आप किसी भी वीज़े पे आना चाहते हैं उसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। तो मेरी वाइफ ने मुझे इन्विटेशन लेटर भेजा, तो उस इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पे मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया। और मैं हर साल आता था। 2019 में मैंने शादी की थी, और 2020, 21, 22 तक मैं हर साल अपने ऑफिस से 1 साल की छुट्टी लेके 1 महीने के लिए आता था, और फिर चला जाता था। फिर 6 महीने बाद मेरी वाइफ पाकिस्तान आती थी। तो इस तरह हमारा जो है वो चलता रहा। अच्छा, डॉक्यूमेंट की जहाँ तक आपने बात की आदिल भाई, डॉक्यूमेंट ये है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट दिया। यहाँ पर प्रोसेस शादी का, अगर आप शादी कर ले तो सबसे पहले जो आपका वीज़ा लगता है वो आपका जो आपकी शादी के कागजात हैं, आप क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट हो गए, पासपोर्ट हो गया, एफआरसी। सबसे हर चीज़ के लिए एफआरसी की नीड तो होती है, एफआरसी आपका लगता है। और उसके बाद निकाहनामा आपका लगेगा। तो जो मेरा निकाहनामा था वो पाकिस्तान में था, क्योंकि पाकिस्तान का बना हुआ था, तो वो मैंने फॉरेन ऑफिस से भी अटैच कराया था, और रशियन एम्बेसी से भी पाकिस्तान में अटैच करवाया था, और एफआरसी भी अटैच करवाया था। फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करवाया था। अच्छा, ये सब चीज़ें होने के बाद मैं पाकिस्तानी सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रशिया के लेके आया था, क्योंकि मुझे यहाँ जब अप्लाई करना था तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप 3 साल के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए लैंग्वेज कोर्स भी होता है। तो लैंग्वेज कोर्स का भी मैंने टेस्ट दिया। इतना मुश्किल नहीं होता है कि उसमें अंदर आपको सिर्फ ये हेलो हाय आनी चाहिए, दुकान में कोई चीज़ देने जा रहे हैं, या इस तरह के छोटे से आपका इंटरव्यू होता है, वो कैमरे के सामने होता है। तो उसमें आपको उसके सवाल के जवाब देने होते हैं, वो बहुत ईजी होता है। अच्छा, तो हो जाता है। इसके बीच में टेस्ट देना ज़रूरी होता है? मतलब अब फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं हो गया, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, शादी की, सारा कुछ कर लिया, तो मुझे तो लैंग्वेज नहीं आता ना। मतलब नहीं, फॉर एग्जांपल एक नया बंदा आता हाँ है, ठीक है। उसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी, सब कुछ उनका हो गया, अब उनका आ गया बारी लैंग्वेज टेस्ट में, तो लैंग्वेज उनको वो कैसे सोल्व करेगा? क्योंकि आपको पता है ये लैंग्वेज तो बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, तो इनको सीखने के अच्छा, लिए कम से कम तो टाइम चाहिए लैंग्वेज ना। लैंग्वेज का ये सीन है कि लैंग्वेज में यहाँ पर जुगाड़ है। जुगाड़ ऐसा है अच्छा, कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो भी आपका टेस्ट लेते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर इनके ऑफिस बने हुए हैं। तो ये आपका टेस्ट लेने वाले होते हैं, ये अप्रूव होते हैं ये गवर्नमेंट से कि ये आपका टेस्ट लेते हैं, और ये सर्टिफिकेट जो आपका बन के आता है, वो ये आपका जो वीडियो बनती है पूरी, ये उस वीडियो को सेंड करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, और वहाँ से जो है ना वो लेटर इशू होकर इनके पास आता है। तो अच्छा, इसका टेस्ट क्या होता है कि जब आप इनके पास जाते हैं, इनसे एक दिन पहले जाकर मुलाकात कर लें, बात कर लें कि भाई मैं आपको जो है ना, जैसे कि एक टेस्ट की कीमत जो इसकी फीस है वो 1500 रूबल है या 2000 रूबल है, तो आप इनको बोलते हैं मैं आपको 5000 रूबल दूंगा, क्योंकि 5000 लेते हैं। 4000 में आपसे मान जाए, 3000 में मान जाए, लेकिन ये है कि 5000 मिनिमम 5000 रूबल आपसे लेते हैं। मतलब इसमें भी पाकिस्तान वाला सीन है। हाँ, मतलब आप जुगाड़ कर सकते हो जुगाड़ यहाँ पर, पाकिस्तान जुगाड़ करके फिर आपका वो सीन हो जाता है। मतलब भाई सारा यहाँ पर कुछ अब करब खुल के तो ज़्यादा नहीं यहाँ बोल सकते, हाँ, लेकिन ये है ना कि मतलब थोड़ी सी बातों यहाँ के बोल सकते हैं। यहाँ पर 5000 रूबल देके आपको चीटिंग ऐसे कराता है कि वो आपको एक दिन पहले जो टेस्ट वो आपसे ले रहा होगा, जो सवाल कर रहा होगा, वो आपको एक दिन पहले एक पेपर दे देगा कि मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अच्छा, और अब वो सवाल आपने रटने हैं। हाँ, क्योंकि मैंने जब टेस्ट फर्स्ट टाइम दिया था 3 साल वाला, तो वो सवाल मैंने पूरी रात बैठ के रट लिए थे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा क्या हूँ। बोल तो रहे हो? मैंने मतलब वो तोते की तरह आप रट लगा रहे वो थे। मैंने रशियन उर्दू में लिख ली थी, और अच्छा। उर्दू में उसको रट लिया था। रट के जब मैं सुबह उसके पास कैमरे के सामने बैठा, वो मुझसे सवाल कर रहा था, मैंने 1 to 1 जो मुझे लाइन से बोलने थे हाँ। मैं जवाब देता रहा। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मुझसे क्या पूछ रहा है। इसमें ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसने रिटर्न में दिया, कभी बाय मिस्टेक उसने ऊपर वाला सवाल नीचे कर दिया, नहीं, फिर वो भी तो मिला हुआ है ना हमारे साथ। अच्छा, वो वो मिला, तो वही करेगा ना। वो फिर वही उसमें एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ये है ना कि मतलब हर चीज़ नहीं, पॉसिबल है, जब सब वो कुछ आपके कर साथ सकते जब वो आपके साथ पहले से आपको एक पेपर दे रहा है, और उस पेपर में जो तरतीब से सवाल हाँ, है हाँ। वो उसी तरीके से आपसे जवाब करेगा, क्योंकि वो पैसे आपसे ले रहा है अच्छा, इस चीज़ के। पैसे ले, मतलब आपसे पैसे एक्स्ट्रा इस बात के ले रहे हैं कि मतलब आपको, क्योंकि मुझे भी एक बार ये इशू आया था, मेरी गाड़ी नाम पे करनी थी मैंने, तो मैंने उसमें थोड़ी सी काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखे थे, क्योंकि मैंने जिससे गाड़ी खरीदी वो औरत ऑलरेडी 2009 में डेड हो चुकी है, सही। फौत हो चुकी है। तो इसी वजह से मेरी गाड़ी पे नाम पे नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के उसे अपने नाम कर दी। मतलब हो सकता है हर डिपार्टमेंट ये हर चीज़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शुरू में जो आया था मैं, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था मुसलसल, मैं आता था 1 महीना रह के चला जाता था, किसी से मिलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, और अपनी वाइफ के साथ तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। तो उसकी वजह से जो है वो लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रशियन लैंग्वेज दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ रशिया में ही बोली जाती है लैंग्वेज। और उसके बाद जब मैंने तीसरी दफा जब मैं जो 3 साल का मेरा जो है वो वीज़ा प्रोसेस मैंने करवाया, और 3 साल का मेरा वीज़ा लग गया। 4 महीने बाद 4 महीने का प्रोसेस होता है। 4 महीने के प्रोसेस में आपका वीज़ा लग के जो है वो आ जाता है, वो उसका टाइम होता है। उसका आपके पास ईमेल आती है, फोन आता है कि आपका हो गया वीज़ा, आप आगे लगवा लेते हो। वो आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाता है 3 साल का। उसके बाद जो एक और जो उसकी जो जब ये 3 साल का आप लगवा लेते हैं, तो इसका कानून ये है कि आप 1 साल तक
रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 3 साल का तो वीज़ा है। अच्छा, फिर 1 साल बाद आप रेजिडेंट परमिट एक साल जिसे वो कहते हैं वीज़ा वीट कहते जी। हैं, वो फिर 1 साल बाद जी आप ले आप सकते हो। जी आप जब ये 3 साल का लगवा लेते हैं तो उसके आप 1 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट परमिट के लिए। और रेजिडेंट परमिट जो होता है ना वो लाइफ टाइम होता है। आप चाहें तो वो रख सकते हैं, आप चाहें तो आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेजिडेंट परमिट के 4 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। और अगर आपका बच्चा हो गया रेजिडेंट परमिट के बाद कोई बच्चा हो गया तो उसके 4 महीने बाद आप नेशनलिटी के लिए पेपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं हुआ है तो आप जो है वो नेशनलिटी के लिए 4 साल बाद एलिजिबल होंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में, शादी के लेकिन बारे ये में है कि information। जो सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया। अच्छा, इसमें ये है कि जो 3 साल वाला जो लैंग्वेज का टेस्ट दिया था ना, उसके बाद जब आप विद के लिए जो रेजिडेंट परमिट होता है, जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज कोर्स का जो है ना थोड़ा सा शुरू का जो टेस्ट होता है पहले वो बेसिक होती है, लेकिन उसके बाद जो होती है ना वो थोड़ा हार्ड टेस्ट होता है और लंबा भी होता है। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और मैंने तैयारी की थी और मैंने फिर उसका टेस्ट, क्योंकि मैंने लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया था 3 साल मैंने पढ़ा, 3 महीने मैंने पढ़ा लैंग्वेज और उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैंने दिया था। अभी मेरे पास रेजिडेंट परमिट है। लेकिन रेजिडेंट परमिट का आदिल भाई एक इशू ये है कि वो लाइफ टाइम है, अनलिमिटेड, उसकी वैलिडिटी कोई नहीं है। आप आना जाना कर सकते हैं अपने पाकिस्तान जहाँ भी आपको जाना है। आप मतलब ये है कि आपको ये वीज़े वाला जो झंझट है, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। वीज़े वाले झंझट से भी आपकी जान छूट जाती है हमेशा के लिए। और एक और चीज़ भी है कि अब आप जो है ना, अब आप इस मुल्क के अंदर रहकर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इजीली कर सकते हो हाँ। सब कुछ। मतलब ये है कि आपको आप मतलब यहाँ पर समझो कि आप रशियन ही हो गए, मतलब यानी कि मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया, पासपोर्ट मेरा नहीं बन सकता। हाँ, मतलब ये शनाख्ती कार्ड एक तरह से। इसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी आप यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदना है, लेकिन एक तो चीज़ मतलब यहाँ पर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आपके पास रेजिडेंट परमिट होता है वो एक तरह से आपका शनाख्ती कार्ड होता है, क्योंकि आपका लोकली आपके पास आप एक तरह से शनाख्ती कार्ड आ गया है। लेकिन आप उस ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो पासपोर्ट नहीं होता। हाँ, ठीक है? वो तो एक टेम्परेरी हाँ, रेजिडेंसी लेकिन होती एक है चीज़ ना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये पासपोर्ट नहीं होता, ये शनाख्ती कार्ड टाइप होता है। लेकिन आदिल भाई, जो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपके पास पासपोर्ट होता है ना तो आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है। खैर मेरी तो वाइफ रशियन है तो मेरे लिए मसला नहीं है, वैसे एक मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन फ्री, आपका मेडिकल फ्री है। आपका जब जो भी बेबी पैदा होता है उसमें 5 लाख आपको रशियन रूबल मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आपको कार्ड भी मिलता है, उस कार्ड के ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर मैं एक अपार्टमेंट लेता हूँ और उसकी जो है वो मैं बैंक से लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बैंक से ली जाती है। अगर आप बैंक से अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं उसकी कीमत 5 मिलियन रशियन रूबल है, तो 5 मिलियन है। तो जो बैंक है, अगर मैं नॉर्मली लूँगा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने स्टूडेंट बेस पे अपना वर्क परमिट लिया और फिर ये सब सारी डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो मुझे क्या पड़ेगा कि वो मुझे बैंक इंटरेस्ट 15% पे 14% पे इतने मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको 3%, 4%, इससे ज़्यादा नहीं, इतने परसेंट पे आपको जो है वो अपार्टमेंट मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है। 5 लाख आपको अलग मिलते हैं। और 3 साल तक जब तक आपका बच्चा है तो आपको उस 3 साल तक के बच्चे के पैसे ही मिलते हैं। उसकी मदर को पैसे मिलते हैं मंथली 10,000 रूबल तक आपको मिलते हैं। तो वो 10,000 रूबल 3 साल तक मिलते हैं मदर को। और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट, सॉरी, वो ये है कि जब आपके पास विद होती है ना, जैसे मेरे पास रेजिडेंट परमिट है, तो रेजिडेंट परमिट वाला बंदा एक तरह से नेशनल तो होता है लेकिन पासपोर्ट नहीं होता। लेकिन उसके पासपोर्ट क्यों लेना ज़रूरी है, इस वजह से लेना ज़रूरी है कि कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो आपको एक मिसाल के तौर पे, अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर 20, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन 20% अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो अगर आप नेशनल हैं तो आपको 6% या 5% टैक्स देना है। और अगर मेरे पास विद रेजिडेंट परमिट है, मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्स 20% देना पड़ रहा है। तो इतना फ़र्क है, इस वजह से नेशनलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, अब मैं फॉरनर हूँ ना, मतलब मेरे पास तो एक तरह का एक वीज़ा होता है। तो मैं अब यहाँ पर जो मैंने कंपनी खोली थी उसका मैं टैक्स भर रहा हूँ कम से कम 21%। ये वजह है ना, ये फ़र्क तो है। अब जब ये विद मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका टैक्स 21 से लेकर आ जाएगा 6% पे। विद वाले बंदे का टैक्स कम नहीं होता। अच्छा, ये नेशनलिटी, अच्छा, नेशनलिटी वाले तो नेशनलिटी वाले का टैक्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो 3-4% पे आ जाता है। और जैसे आप बिजनेस करते हैं, हाँ। कारोबार करते हैं, तो आपका जो है ना टैक्स 21% है, आप बता रहे जी। हैं। और मैं भी अगर कोई कारोबार करूंगा, मुझे भी 21% ही टैक्स देना है। अच्छा जी। तो आपको बस सिर्फ ये बेनिफिट है कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं जी, पड़ती। जी, बस ये आपको यहाँ पर रहने के लिए आसानी पैदा हाँ, होती है। ये मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ये भी अच्छी बात है, कुछ ये भी लोग अच्छी है बात ना, क्योंकि वीज़ा तो हर बार, क्योंकि इनकी इसकी वीज़े फीस होती है, इसके हाँ, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब हर 3 महीने बिजनेस वीज़े के लिए आपको इन आउट करना पड़ता है। वो भी एक प्रोसेस है, अलग प्रोसेस है। हाँ, अगर टिकट आप खर्च करना है उसके लिए। टिकट खर्च करना, इन आउट आना, वापस आके फिर एयरपोर्ट पे इनकी सवालात जवाबात, इनका आप 10-12 हो या फर्स्ट टाइम हो, इनके लिए वही है। वही प्रोसेस है, बिठा के रखते हैं, इंटरव्यू फिर करते हैं, भी आपसे इंटरोगेशन करते हैं। सवाल इंटरोगेशन करते, सवाल जवाब आपसे करते। तो इनके लिए ये आम सी बात है, क्योंकि ये हर वक्त हालात जंग पे, तो ये तो अपनी डिफेंस पे तो हाँ, जाहिर सी फोकस बात है, करेंगे इनको ना। दुनिया के सबसे जो है ना अमीर तरीन और सबसे खतरनाक तरीन कंट्री से इनकी लड़ाई चल रही है। तो हाँ। जाहिर सी बात है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन इमिग्रेशन
दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन इमिग्रेशन, अगर रशिया की आप बोलें तो ये इसमें कोई मजायका नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी मुश्किल तरीन इमिग्रेशन रशिया की है। और अगर आप रशिया की इमिग्रेशन क्रॉस कर लें, यानी कि आप ये लोग आपको यहाँ की एंट्री दे देते तो आपको दूसरे ममालिक में ईजिली वीज़ा मिल जाता है। और उनको पता है कि जब ये ऐसी कंट्री से इमिग्रेशन क्रॉस करके जा चुका है, विजिट करके आ चुका है, तो आपको किसी और मुल्क के वीज़े में इतनी मसले मसाइल नहीं होते। मसाइल नहीं होते क्योंकि वो इजीली आप आ जाते हो ना यहाँ पर, उनको वो अपने शक व शुबा दूर कर देते, तभी आपको एंट्री मिलती है ना। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू सो मच आप सबका तो और आपके व्यूवर्स का। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो मेरी वीडियोस देखते। तो मेरे ये सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक भी दे दें। और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे रशिया के बारे में। और आपके साथ तो आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।